पहले संघ को जान लीजिए। साल 1925, दिन विजयदशमी, जगह नागपुर। इस दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने घर में 12 स्वयंसेवकों को संबोधित किया था। फिर 12 से 1200 स्वयंसेवक बनने में वक्त नहीं लगा। जिस वक्त में कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होना चुनौती थी, उस वक्त में हेडगेवार ने खुद शाखा लगाई। धीरे धीरे संघ ने नागपुर से बाहर निकलकर पूरे महाराष्ट्र में अपना दायरा बढ़ा लिया। फिर हेडगेवार उत्तर प्रदेश के बनारस में बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय से मिले, जिसके बाद उन्होंने बीएचयू परिसर में संघ का कार्यालय खोल दिया और संघ के राष्ट्रीयकरण की दिशा में काम शुरू हो गया। यहीं पर हेडगेवार की मुलाकात माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से हुई, जो वहां से एमएससी कर रहे थे। फिर संघ वट वृक्ष के रूप में आकार लेने लगा। संघ हिंदुत्व के साथ साथ देश हित के लिए काम करता रहा। तारीख 30 जनवरी 1948। ये वो तारीख है जब दुनिया के सामने संघ का नाम प्रमुखता से आया, जब कथित रूप से हिंदूवादी संगठन से जुड़े नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और संघ पर लगा पहला प्रतिबंध। 1948 में लगा पहला प्रतिबंध सबूतों के अभाव में 1949 में सरदार पटेल ने हटा दिया। दूसरा प्रतिबंध 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जनसंघ के साथ साथ आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तीसरा प्रतिबंध 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, हालांकि बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया। आरएसएस की ताकत उसका हिंदुत्ववादी होना है। समाज के हर वर्ग में पकड़ रखने के लिए सेवा भारती, विधा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, ये सब आरएसएस के संगठन हैं। आरएसएस की विचारधारा है और जो कोई भी देश को बांटने की विचारधारा है, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, उससे मेरी लड़ाई। जिस आरएसएस पर राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, उसकी तारीफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी की थी, क्योंकि वो संघ के खिचड़ी भोज में सभी वर्ग के लोगों को एक साथ भोजन करने के कार्यक्रम से प्रभावित हुए थे। यही नहीं, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान संघ की भूमिका से नेहरू इतने प्रभावित हुए कि 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया था। तब 3000 स्वयंसेवकों ने गणवेश के साथ परेड में हिस्सा लिया था। इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस और जो आरएसएस के संपर्क में आए हैं, वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने संसद में खुलकर कहा था कि संघ देश हित में काम करने वाला संगठन है। कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आरएसएस भी था। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आपातकालीन स्थिति में आरएसएस की भूमिका का भी जिक्र किया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक या कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। भारत को विश्व गुरु बनाना, हिंदुओं को संगठित करना आरएसएस के मुख्य एजेंडे में शामिल है। हमारा समाज एक ऐसा वातावरण बनाएगा जिस वातावरण में सब दुरितों का कलमश बह जाएगा और विश्व गुरु पद पर आसीन होने की योग्यता रखने वाला परम वैभव संपन्न, समता युक्त, शोषण मुक्त, बल संपन्न भारत निर्माण होगा। अवश्यंभावी है, कोई रोक नहीं सकता इस ताकत को। विजयदशमी के दिन आरएसएस पूरे देश में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आयोजित करता है। पीएम मोदी भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। वो भी विजयदशमी के दिन बाकायदा शस्त्र पूजन करते हैं। आलोक जी जो कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत सामान्य थे, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। ये सही है कि पूरी संघ व्यवस्था में समाज के भीतर से आए हुए सामान्य लोग हैं,
विशेषता ये नहीं है कि लोग सामान्य हैं कि असामान्य हैं, विशेषता ये है कि ये सामान्य लोगों ने असामान्य काम करके दिखाया है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद संघ की शाखाओं में 30% की बढ़ोतरी हुई है। यानी देश में संघ जितना तेजी से विस्तार कर रहा है, उतनी तेजी से बीजेपी देश में फैल रही है।